दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा है विक्टर ई फ्रैंकल ने। फ्रैंकल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी थे। इस किताब में फ्रैंकल ने अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अनुभवों को साझा किया है और बताया है कि एक्सट्रीम सफरिंग के बीच भी इंसान अपने जीवन का पर्पस खोज सकता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि खुशियां और कंफर्ट्स जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। असली शक्ति इंसान के अंदर की मानसिक स्वतंत्रता और जीवन का अर्थ खोजने की क्षमता में है। फ्रैंकल ने यह दिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जैसे स्टारवेशन, डिसीज एंड कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ, हम हमेशा यह चूज कर सकते हैं कि उन्हें कैसे फेस करना है। यह किताब सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं करती, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर आप अपने जीवन में क्लैरिटी, पर्पस और इनर स्ट्रेंथ चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए गाइड की तरह है। आज हम इसे चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे और जानेंगे कि कैसे मीनिंग की खोज इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। चैप्टर 1, अराइवल एट द कैंप। सबसे पहला झटका। विक्टर फ्रैंकल अपने अनुभव की शुरुआत ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप पहुंचने से करते हैं। जैसे ही डिपोर्टेशन शुरू हुई, प्रिजनर्स शॉक और डिसबिलीफ में थे। ट्रांसपोर्ट के दौरान उन्हें एक्सट्रीम हंगर, फियर और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। कैंप में पहुंचते ही प्रिजनर्स की आइडेंटिटी पूरी तरह मिटा दी गई। नेम्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स और ह्यूमन डिग्निटी छीन ली गई। प्रिजनर्स को नंबर्स असाइन किए गए, जो उनकी नई पहचान बन गए। इनिशियल डेज में अधिकांश प्रिजनर्स होपलेस हो गए। हंगर, कोल्ड, डिजीज और कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ ने उन्हें मेंटली और इमोशनली पैरालाइज कर दिया। कुछ लोग इमोशनल ब्रेकडाउन में चले गए, कुछ रिबेलियन और एंगर में कंज्यूम हो गए। लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग अपने अंदर मीनिंग और पर्पस खोजने की कोशिश कर रहे थे, वे मेंटली स्ट्रांग बने रहे। फ्रैंकल लिखते हैं, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब है कि चाहे सर्कमस्टांसेस अनकंट्रोलेबल हों, इंसान हमेशा डिसाइड कर सकता है कि वह उन्हें कैसे फेस करेगा। फ्रैंकल्स खुद अपने फैमिली और पेशेंट्स के लिए जीने का रीजन ढूंढ रहे थे। इवन स्मॉलेस्ट गोल्स, जैसे लव्ड वंस के बारे में सोचना या भविष्य में अपनी बुक लिखने का सपना, मेंटल सर्वाइवल के लिए बहुत पावरफुल थे। इस चैप्टर का मुख्य लेसन यही है कि एक्सट्रीम सफरिंग में भी इनर फ्रीडम और पर्पस इंसान को सर्वाइव करने की शक्ति देती है। चैप्टर 2, लाइफ इन द कैंप, रोजमर्रा की जिंदगी। इस चैप्टर में फ्रैंकल कैंप की डेली लाइफ की ब्रूटल रियलिटी बताते हैं। प्रिजनर्स फोर्स्ड लेबर में लगे रहते थे, बिना प्रॉपर फूड, हाइजीन और रेस्ट के। कोल्ड, डिजीज और कांस्टेंट वायलेंस ने उनके फिजिकल और मेंटल स्टेट को सिवियरली इंपैक्ट किया। डेली रूटीन इतनी एग्जॉस्टिंग थी कि प्रिजनर्स धीरे धीरे इमोशनली नम हो जाते थे। प्रिजनर्स की रिएक्शंस अलग अलग थीं। कुछ होपलेसनेस में गायब हो गए, कुछ एंगर और रिजेंटमेंट में कंज्यूम हो गए, और कुछ जो इनर पर्पस पहचान पा रहे थे, मेंटली स्ट्रांग रहे। फ्रैंकल एम्फसाइज करते हैं कि जो प्रिजनर्स छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढते थे, जैसे फेलो प्रिजनर्स की मदद करना, हिडन स्किल्स प्रैक्टिस करना या किसी फ्यूचर गोल के बारे में सोचना, वे सर्वाइव कर सकते थे। फ्रैंकल ने एक प्रिजनर का एग्जाम्पल दिया जो वायलिन बजाता था। म्यूजिक और इमेजिनेशन ने उसे इनर जॉय और पर्पस दिया। ह्यूमर और स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रिजनर्स की मेंटल रेजिलियंस बनाए रखने में मदद करते थे। स्मॉल अचीवमेंट्स और फ्यूचर होप उनके सर्वाइवल में क्रिटिकल थे। इस चैप्टर का मेन लेसन यह है कि एक्सट्रीम सफरिंग में भी पर्पस और इनर फ्रीडम ही इंसान को सर्वाइव करने की शक्ति देती है। फिजिकल एंड्योरेंस जरूरी है, लेकिन मेंटल एंड्योरेंस और एटीट्यूड क्रिटिकल है। प्रिजनर्स जो होपलेसनेस में खो गए, वे टूट गए, जबकि जो पर्पस और मीनिंग खोज पाते थे, वे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बने। चैप्टर 3, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। फ्रैंकल इस चैप्टर में बताते हैं कि एक्सट्रीम सफरिंग में प्रिजनर्स के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस अलग अलग थे। उन्होंने 3 मेन पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए।
डिस्पेयर, एपैथी और मीनिंग सीकिंग। डिस्पेयर में लोग होपलेस हो जाते थे, एपैथी में लोग इमोशनली डिटैच हो जाते थे, और मीनिंग सीकिंग लोग इनर एटीट्यूड, मेमोरीज और फ्यूचर गोल्स में फोकस करके मेंटली स्ट्रांग रहते थे। फ्रैंकल बताते हैं कि इनर पर्पस और मीनिंग इंसान की अल्टीमेट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल फ्रैंकल ने दिया कि एक एल्डरली प्रिजनर अपने फैमिली लॉस के बावजूद डिसाइड करता है कि वह रिमेनिंग लाइफ प्रिजनर्स की हेल्प और डिग्निटी मेंटेन करने में मीनिंगफुल बनेगा। इस डिसीजन ने उसकी इनर स्ट्रेंथ और होप रिवाइव किया। यह दिखाता है कि एक्सट्रीम सफरिंग में भी इंसान एटीट्यूड चूज करके मीनिंग क्रिएट कर सकता है। फ्रैंकल ने ह्यूमर, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल लाइफ की इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट की। प्रिजनर्स जो स्मॉल जॉयज और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में मीनिंग खोजते थे, वे सर्वाइव करने में ज्यादा सक्षम थे। सफरिंग अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसका प्रभाव इंसान के एटीट्यूड और इनर फोकस पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर से स्पष्ट होता है कि कंसंट्रेशन कैंप में फिजिकल सफरिंग मात्र चैलेंज नहीं थी, बल्कि मेंटल सर्वाइवल सबसे बड़ा टेस्ट था। जो प्रिजनर्स अपने इनर वर्ल्ड में मीनिंग खोज पाते थे, वे न केवल सर्वाइव कर पाए, बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी और डिग्निटी भी बनाए रख पाए। चैप्टर 4, होप एंड द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, आशा और जीवित रहने की जंग। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में सर्वाइवल केवल फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं था, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि प्रिजनर के पास जीने का कोई रीजन है या नहीं। कैंप की हार्श रियलिटीज, एक्सट्रीम हंगर, डिजीज, कोल्ड और कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ ने प्रिजनर्स को बार बार मौत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन फ्रैंकल ने बार बार देखा कि जिनके पास भविष्य की कोई उम्मीद थी, वे अधिक समय तक सर्वाइव कर पाए। उन्होंने एक शॉकिंग एग्जाम्पल दिया। एक प्रिजनर को सपना आया कि कैंप से उसकी रिलीज एक पर्टिकुलर डेट पर होगी। इनिशियली उस सपने ने उसे होप और स्ट्रेंथ दी, लेकिन जब वह तारीख आई और रिलीज नहीं हुआ, उसकी हेल्थ अचानक गिरने लगी। कुछ ही दिनों में वह सीरियसली इल हो गया और मर गया। फ्रैंकल इसे लॉस ऑफ होप की ट्रेजेडी बताते हैं। उनका कहना है कि जब फ्यूचर बिलीफ टूटता है, तो बॉडी भी सरेंडर कर देती है। फ्रैंकल खुद अपने इनर पर्पस, अपनी फैमिली को दोबारा देखने का सपना और अपनी बुक पूरी करने की इच्छा से स्ट्रेंथ लेते रहे। इसी ने उन्हें अनइमेजिनेबल सफरिंग के बीच भी मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि मनुष्य के लिए सर्वाइवल का सबसे बड़ा आधार मीनिंग और होप है। फ्रैंकल लिखते हैं, हे हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी अगर इंसान के पास जीने का कारण है, तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को सहन कर सकता है। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि चाहे सफरिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपने फ्यूचर में पर्पस देख पाते हैं, तो हम सबसे कठिन परिस्थितियों से भी गुजर सकते हैं। होप सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि सर्वाइवल का सबसे पावरफुल वेपन है। चैप्टर 5, रिलीज एंड लिबरेशन, आजादी का स्वाद। विक्टर फ्रैंकल इस चैप्टर में बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में वर्षों की अकल्पनीय सफरिंग के बाद जब प्रिजनर्स को आखिरकार रिलीज और फ्रीडम मिली, तो उनकी भावनाएं सिंपल खुशी या उत्साह तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि यह अनुभव बहुत जटिल था। कैंप से बाहर निकलने के बाद कई प्रिजनर्स ने अचानक खुद को फ्री महसूस नहीं किया। वे इमोशनली नम हो चुके थे। लंबे समय तक लगातार पेन और ह्यूमिलिएशन झेलने के बाद फ्रीडम उनके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसा हो गया। वे फील्ड्स और खुले आसमान को देखते थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे, मानो उनकी इनर कैपेसिटी टू फील जॉय कहीं खो गई थी। फ्रैंकल लिखते हैं कि कई प्रिजनर्स साइकोलॉजिकल इश्यूज से जूझने लगे, कुछ डीपर्सनलाइजेशन में चले गए। उन्हें लगने लगा कि जो कुछ हो रहा है वह सपना है, रियलिटी नहीं। कुछ प्रिजनर्स में बिटरनेस और सिनिसिज्म डेवलप हो गया। वे सोचते थे कि बाहर की दुनिया उन्हें समझ नहीं पाएगी, या जिन लोगों ने उन्हें इतना पेन दिया वे कभी पनिशमेंट नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रिजनर्स फील्ड्स में चलने लगे, सूरज की वार्मथ महसूस करने लगे और जमीन पर गिरकर नेचर को छूने लगे, तब उन्हें एक नई तरह की ग्रैटिट्यूड महसूस होने लगी। यह ग्रैटिट्यूड सिंपल चीजों के लिए थी, ब्रेड का टुकड़ा, सूरज की रोशनी या खुले आकाश की हवा। फ्रैंकल इस चैप्टर का
सबसे पावरफुल मैसेज देते हैं। फ्रीडम का असली अर्थ केवल फिजिकल रिलीज नहीं, बल्कि इनर हीलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। सफरिंग ने प्रिजनर्स को सिखा दिया था कि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स भी कितने कीमती हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान अपनी सफरिंग से मीनिंग लेकर भविष्य की ओर ग्रैटिट्यूड और पर्पस के साथ बढ़ता है। पार्ट 2, लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। चैप्टर 1, द एसेंस ऑफ लोगोथेरेपी, लोगोथेरेपी का सार। पार्ट 2 में विक्टर फ्रैंकल हमें अपने विकसित किए गए अप्रोच लोगोथेरेपी से परिचित कराते हैं। फ्रॉइड और एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने यह माना था कि इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन या तो प्लेजर, सुख है, या पावर, शक्ति। लेकिन फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से एक अलग सच्चाई पहचानी। मनुष्य की मूल प्रेरणा, मीनिंग, अर्थ की खोज है। लोगोथेरेपी का केंद्रीय विचार है, मानव का मुख्य चिंता नहीं है कि वह आनंद प्राप्त करे या दर्द से बचे, बल्कि जीवन में एक अर्थ ढूंढना है। फ्रैंकल बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों ने इस थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव किया। वही प्रिजनर्स सरवाइव कर पाए जिनके पास कोई वाई, जीवन का कारण था। फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंग यूनिवर्सल नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और हर स्थिति में बदल सकता है। एक डॉक्टर के लिए मीनिंग पेशेंट्स की सेवा में है, एक कलाकार के लिए क्रिएशन में, और एक पिता के लिए अपने बच्चों की जिम्मेदारी में। लेकिन हर स्थिति में इंसान के पास एक चॉइस रहती है, अपनी परिस्थितियों में मीनिंग ढूंढने की। लोगोथेरेपी पेशेंट से पूछती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ राइट नाउ? यह क्वेश्चन इंसान को अपने भीतर झांकने और जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करता है। फ्रैंकल का मानना है कि सफरिंग भी मीनिंगलेस नहीं होती। अगर इंसान एटीट्यूड बदलकर उसे एक्सेप्ट करता है तो सफरिंग भी पर्पस ला सकती है। इस चैप्टर में फ्रैंकल हमें समझाते हैं कि लोगोथेरेपी केवल थेरेपी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें याद दिलाती है कि प्लेजर और पावर सीमित हैं, लेकिन मीनिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज खोलता है। और यही मीनिंग जीवन को जीने चैप्टर 2, द विल टू मीनिंग, अर्थ की इच्छा। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल यह समझाते हैं कि मनुष्य की सबसे गहरी चाहत प्लेजर या पावर नहीं, बल्कि मीनिंग की इच्छा है। यही इच्छा, द विल टू मीनिंग, मनुष्य की असली ड्राइविंग फोर्स है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने जीवन का अर्थ पहचान लेता है तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहन कर लेता है। कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने देखा कि जिन प्रिजनर्स के पास कोई पर्पस था, जैसे अपने परिवार को दोबारा देखना, कोई अनफिनिश्ड काम पूरा करना, या किसी हायर आइडियल के लिए जीना, वे स्टारवेशन, कोल्ड और वायलेंस झेलते हुए भी जिंदा रह पाए। जबकि जिनके पास कोई पर्पस नहीं था, वे जल्दी टूट गए। फ्रैंकल एक गहरा सवाल उठाते हैं, जीवन हमसे क्या चाहता है? हम अक्सर यह पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि असली सवाल यह है कि जीवन हमें किस उद्देश्य के लिए बुला रही है। हर परिस्थिति एक चैलेंज है और हमें यह डिसाइड करना होता है कि उसमें हम कौन सा उत्तर देंगे। लोगोथेरेपी यही सिखाती है कि लाइफ का अर्थ यूनिवर्सल नहीं, बल्कि इंडिविजुअल और सिचुएशनल है। एक बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति मीनिंग पा सकता है सफरिंग को डिग्निटी के साथ सहन करने में। एक आर्टिस्ट मीनिंग पाता है क्रिएशन में। एक पेरेंट मीनिंग पाता है अपने बच्चों की परवरिश में। फ्रैंकल का निष्कर्ष है, मनुष्य का अल्टीमेट गोल मीनिंग पाना है। अगर इंसान अपने जीवन का कारण जान ले तो कैसे जीना है, यह ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाता है। चैप्टर 3, अस्तित्व की हताशा। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि जब इंसान अपने जीवन का मीनिंग नहीं खोज पाता तो वह एक गहरे खालीपन और बेचैनी में गिर जाता है। इस स्थिति को वे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन। फ्रैंकल बताते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी अनहैप्पीनेस का कारण डिप्रेशन, बोर्डम या एंजाइटी है, लेकिन असल में यह समस्या अक्सर मीनिंग की कमी से आती है। जब जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो इंसान डायरेक्शन खो देता है और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि जिन प्रिजनर्स को अपने सफरिंग का कोई अर्थ नहीं मिला,
वे जल्दी डिस्पेयर में डूब गए और मर गए। वहीं जिन लोगों ने अपने दर्द को किसी हायर पर्पस से जोड़ लिया, जैसे अपने परिवार को दोबारा देखने की उम्मीद या समाज के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी, वे ज्यादा स्ट्रांग बने रहे। फ्रैंकल कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉमन है। लोग मटेरियल सक्सेस, कंफर्ट और प्लेजर तो पा लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। यह वही स्थिति है जहां लोग पूछते हैं, अब आगे क्या? लोगोथेरेपी इस फ्रस्ट्रेशन को बीमारी नहीं मानती, बल्कि इसे एक ह्यूमन चैलेंज मानती है। यह हमें अपनी जिम्मेदारी पहचानने और मीनिंग एक्चुअली खोजने के लिए प्रेरित करती है। फ्रैंकल लिखते हैं, What man actually needs is not a tensionless state, but rather the striving and struggling for a worthwhile goal. इसका मतलब है कि मीनिंग की खोज अपने आप में स्ट्रगल है, और वही स्ट्रगल इंसान को जीवित और सचेत रखती है। एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन हमें याद दिलाती है कि जीवन के प्रश्नों का उत्तर हमें ही देना है। चैप्टर 4, नोगनिक न्यूरोसिस, अर्थहीनता से उपजे मानसिक रोग। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, नोगनिक न्यूरोसिस। यह ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रबल्स हैं जो बायोलॉजिकल या सोशल कारणों से नहीं, बल्कि जीवन में मीनिंग की कमी से पैदा होते हैं। फ्रैंकल बताते हैं कि पारंपरिक साइकोलॉजी अक्सर मेंटल इलनेस को इंस्टिंक्ट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा या सप्रेस्ड डिजायर से जोड़ती है, लेकिन उन्होंने देखा कि कई पेशेंट्स की समस्याएं इनसे नहीं आती, बल्कि वे लोग इसलिए दुखी थे क्योंकि उनके जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। यही एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन सुसाइडल थॉट्स तक ले जाती है। उदाहरण के लिए फ्रैंकल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का जिक्र करते हैं। उसके पास वेल्थ, कंफर्ट और स्टेटस सब था, लेकिन वह भीतर से खाली महसूस करता था। वह बार बार पूछता था, अब क्या? उसकी फ्रस्ट्रेशन इस बात से थी कि उसे अपने जीवन का डीपर पर्पस नहीं मिल रहा था। लोगोथेरेपी ऐसे केसेस को अलग तरह से अप्रोच करती है। यह पेशेंट्स को उनके जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिक मिशन की याद दिलाती है। फ्रैंकल कहते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम आवर टू आवर। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का पर्पस अलग होता है और हर स्थिति में बदल सकता है। नोएगनिक न्यूरोसिस का इलाज प्लेजर या ड्रग से नहीं, बल्कि मीनिंग खोजने से होता है। जैसे किसी सफरिंग को डिग्निटी से एक्सेप्ट करना, किसी लव्ड वन के लिए जीना या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना। जब इंसान अपने जीवन का वाई पहचान लेता है, तो उसकी न्यूरोसिस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। इस चैप्टर का संदेश साफ है। कई बार हमारी बीमारी शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से शुरू होती है, और उसकी दवा केवल मीनिंग है। चैप्टर 5, द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व का शून्य। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल उस स्थिति पर गहराई से चर्चा करते हैं जिसे वे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। यह एक ऐसा खालीपन है जो तब पैदा होता है जब इंसान अपने जीवन का अर्थ खो देता है। फ्रैंकल लिखते हैं कि मॉडर्न एज में यह वैक्यूम पहले से कहीं ज्यादा आम हो गया है। परंपरागत वैल्यूज और रिलीजियस बिलीफ्स जो पहले इंसान को डायरेक्शन देते थे, धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं। नतीजा यह है कि लोग मटेरियल सक्सेस और कंफर्ट तो पा लेते हैं, लेकिन भीतर से हॉलो महसूस करते हैं। यह वैक्यूम अलग अलग रूपों में सामने आता है। कुछ लोग बोर्डम में डूब जाते हैं, कुछ एडिक्शंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स या एंटरटेनमेंट में मीनिंग ढूंढने लगते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में यह एम्प्टीनेस सुसाइडल टेंडेंसीज तक ले जाती है। फ्रैंकल कहते हैं, द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ मेनली इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम। कैंप के बाहर की दुनिया में भी उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पूछते हैं, अब क्या? नौकरी है, फैमिली है, लेकिन फिर भी पर्पस मिसिंग है। यह सवाल इंसान को बेचैन करता है क्योंकि उसका स्पिरिट किसी गहरे अर्थ की तलाश करता है। लोगोथेरेपी इस वैक्यूम को नेगेटिव नहीं मानती। फ्रैंकल कहते हैं कि यह खालीपन हमें चैलेंज करता है कि हम एक्टिवली अपना पर्पस खोजें। मीनिंग हमेशा हमें रेडीमेड नहीं मिलता, बल्कि हमें उसे डिस्कवर करना पड़ता है। कभी काम में, कभी प्यार में, और कभी सर्फिंग को डिग्निटी के साथ सहन करने में। इस चैप्टर का सबक यह है कि एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को
हमें डर की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखना चाहिए। यह रिमाइंडर है कि इंसान की असली जिम्मेदारी है अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना। चैप्टर 6, द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल उस सबसे बड़े सवाल पर बात करते हैं जिसे इंसान हमेशा से पूछता आया है, लाइफ का अर्थ क्या है। फ्रैंकल कहते हैं कि यह सवाल गलत तरीके से पूछा जाता है। हम अक्सर लाइफ से डिमांड करते हैं कि वह हमें अपना मीनिंग बताए, लेकिन फ्रैंकल का मानना है कि असल में जीवन हमसे पूछता है, तुम्हारा उत्तर क्या है। लाइफ एक प्रश्न है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों और डिसीजन से इसका जवाब देना होता है। फ्रैंकल बताते हैं कि लाइफ का अर्थ यूनिवर्सल नहीं है, यानी कोई फिक्स्ड आंसर सबके लिए नहीं है। मीनिंग हमेशा इंडिविजुअल और सिचुएशनल होता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के लिए लाइफ का अर्थ उसके पेशेंट्स की सेवा हो सकता है। एक मां के लिए अपने बच्चों की देखभाल, और एक प्रिजनर के लिए अपने सफरिंग को डिग्निटी के साथ सहन करना। वे कहते हैं कि लाइफ का अर्थ 3 तरीकों से पाया जा सकता है, काम या क्रिएशन के जरिए कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करना, प्यार या अनुभव के जरिए किसी को डीपली समझना और कनेक्ट करना, सफरिंग को सहन करने के जरिए जब सर्कमस्टांसेस बदले नहीं जा सकते तो हम एटीट्यूड बदलकर मीनिंग पा सकते हैं। फ्रैंकल का फेमस कोट यहां आता है, अल्टीमेटली man should not ask what the meaning of his life is, but rather must recognize that it is he who is asked. इस चैप्टर का एसेंस यही है कि जीवन का अर्थ रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति को हर क्षण अपनी जिम्मेदारी और चॉइसेस के जरिए उसे खोजना होता है। मीनिंग कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक मिशन है। चैप्टर 7, द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का सार। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल इंसानी अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं पर चर्चा करते हैं, सफरिंग, गिल्ट और डेथ। वे कहते हैं कि लाइफ केवल खुशी और कंफर्ट का नाम नहीं है, बल्कि इसका असली सार इन कठिनाइयों का सामना करने में छिपा है। फ्रैंकल लिखते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं जीवन मीनिंगफुल तभी है जब सब कुछ अच्छा हो, लेकिन असली अर्थ तो तब सामने आता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों। सफरिंग को टालना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उसे डिग्निटी और करेज के साथ फेस करना हमारे हाथ में होता है। कैंप में उन्होंने देखा कि जिन प्रिजनर्स ने सफरिंग को एक मिशन की तरह स्वीकार किया, वे स्पिरिचुअली मजबूत बने। इसी तरह गिल्ट भी इंसान के अस्तित्व का एक हिस्सा है। अगर हम गलती करते हैं तो गिल्ट हमें जिम्मेदारी लेने और सुधार करने का मौका देता है। यह हमें हमारी फ्रीडम और मॉरल चॉइस की याद दिलाता है। और फिर आती है डेथ। डेथ का भय हमें यह सिखाता है कि जीवन का समय सीमित है। अगर लाइफ एंडलेस होती तो शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टालते रहते। फ्रैंकल कहते हैं
कि लाइफ की ट्रांजिटोरीनेस ही उसे कीमती बनाती है। हर मोमेंट एक चांस है जिसे मीनिंगफुल एक्शन से भरा जा सकता है। फ्रैंकल का संदेश है कि एग्जिस्टेंस का सार कंफर्ट में नहीं, बल्कि चुनौतियों को स्वीकारने, सफरिंग को ट्रांसफॉर्म करने और फाइनाइट लाइफ को पर्पसफुल बनाने में है। ये चैप्टर हमें यह याद दिलाता है कि जब हम सफरिंग, गिल्ट और डेथ को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तभी हम अपने अस्तित्व को पूरी गहराई से जी पाते हैं। चैप्टर 8, दुहक का अर्थ। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि सफरिंग केवल जीवन का अनअवॉइडेबल हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे मीनिंग के साथ जोड़कर इंसान अपने जीवन को पर्पसफुल बना सकता है। फ्रैंकल ने अपने कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों से देखा कि जिन प्रिजनर्स ने सफरिंग को एक्सेप्ट किया और उसे किसी हायर पर्पस से जोड़ा, वे मेंटली और स्पिरिचुअली सरवाइव कर पाए। फ्रैंकल बताते हैं कि सफरिंग को टालना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इंसान हमेशा चूज कर सकता है कि वह सफरिंग को कैसे फेस करेगा। यह चॉइस ही उसकी अल्टीमेट फ्रीडम है। उन्होंने लिखा, जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। यानी सर्कमस्टांसेस को बदलना संभव नहीं हो तो अपना एटीट्यूड बदलो। एक एग्जाम्पल फ्रैंकल ने शेयर किया। एक प्रिजनर जिसे सिवियर स्टारवेशन और इलनेस झेलना पड़ रहा था, उसने अपने अंदर यह डिसीजन लिया कि वह अपनी रिमेनिंग एनर्जी फेलो प्रिजनर्स की मदद और एनकरेजमेंट में लगाएगा। इस डिसीजन ने उसे डिस्पेयर से बाहर निकाला और उसका सर्वाइवल सुनिश्चित किया। फ्रैंकल का कहना है कि सफरिंग मीनिंगफुल तभी बनती है जब हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज और पर्पस के साथ स्वीकार करें। यह मीनिंग हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कभी अपने लव्ड वंस के लिए जीने में, कभी किसी अनफिनिश्ड मिशन को पूरा करने में, और कभी अपने इनर ग्रोथ में। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि दुख को अवॉइड करना जरूरी नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके मीनिंग में ट्रांसफॉर्म करना इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। सफरिंग हमें याद दिलाती है कि जीवन सीमित है, और यही सीमितता हमें अपने जीवन को पर्पसफुल और मूल्यवान बनाने का अवसर देती है। चैप्टर 9, जीवन की अस्थायी प्रकृति। जीवन की अस्थायी प्रकृति। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल जीवन की अस्थायी प्रकृति और उसकी महत्वता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान अक्सर सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, और इसी वजह से वह अपनी जिम्मेदारियों और उद्देश्यों को टाल देता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन सीमित और अनिश्चित है, और यही हमारी एक्शंस को मीनिंगफुल बनाता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में प्रिजनर्स को यह सिखाया गया कि हर दिन अनिश्चित था। कोई नहीं जानता था कि अगले पल क्या होगा। जीवन का समय अत्यंत सीमित था। ऐसे सर्कमस्टांसेस ने उन्हें यह समझाया कि समय की कीमत तभी समझी जा सकती है जब वह फाइनाइट हो। जिन प्रिजनर्स ने
हर दिन को मीनिंगफुल बनाया और छोटे छोटे पर्पसेस जैसे अपनी डिग्निटी बनाए रखना, फेलो प्रिजनर्स की मदद करना या छोटे गोल्स पूरा करना में फोकस किया, वे मेंटली और इमोशनली मजबूत बने। फ्रैंकल कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ लाइफ्स ट्रांजिटोरीनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन को पैसिव तरीके से जीना पर्याप्त नहीं है। हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है जिसे पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंग के साथ भरा जा सकता है। डेथ और अनसर्टेनिटी की कांस्टेंट प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि प्रोक्रास्टिनेशन और एपैथी हमारे लिए घातक हो सकते हैं। वे लिखते हैं, मैन्स कंसर्न इज नॉट टू अवॉइड सफरिंग बट टू सी मीनिंग इन इट बिकॉज लाइफ इज फ्लीटिंग एंड अनसर्टन। इसका मतलब है कि जीवन की सीमितता ही हमें अर्ज करती है कि हम अपने एक्शंस, रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पर्पसफुल बनाएं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन यही अस्थायीपन हमें हमारे हर दिन को महत्वपूर्ण बनाने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वही अपने जीवन में इनर फ्रीडम और मीनिंग पा सकता है। चैप्टर 10, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता। इस चैप्टर में विक्टर फ्रैंकल इंसान की अल्टीमेट फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रैंकल का मानना है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान हमेशा यह चुन सकता है कि वह उन्हें कैसे फेस करेगा। यही इनर फ्रीडम उसे मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाती है। फ्रैंकल बताते हैं कि लोग अक्सर फ्रीडम को केवल डू व्हाटएवर आई वांट की तरह समझते हैं, लेकिन असली फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल चॉइसेस तक सीमित नहीं है। असली स्वतंत्रता है अपने एटीट्यूड, रिस्पॉन्स और इनर मीनिंग को चुनने की शक्ति। कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अनुभव ने इसे साबित किया। कैंप में प्रिजनर्स अपनी सराउंडिंग्स बदल नहीं सकते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड और उनके एक्शंस हमेशा उनके हाथ में थे। फ्रैंकल कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना कोई वैल्यू नहीं रखता। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी को समझना और स्वीकार करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वह पाथवे है जिससे इंसान अपने जीवन को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बना सकता है। उदाहरण के लिए, किसी सफरिंग को डिग्निटी के साथ सहना, अपने लव्ड वंस की हेल्प करना या अनफिनिश्ड मिशन को पूरा करना, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्क्रीट रूप हैं। फ्रैंकल लिखते हैं, स्वतंत्रता हमारी क्षमता में है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनें, और जिम्मेदारी वह कीमत है जो हम उस स्वतंत्रता के लिए चुकाते हैं, यानी एटीट्यूड। चूज करना फ्रीडम है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनाना ही जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि इंसान की वास्तविक शक्ति उसके चॉइसेस और एटीट्यूड में निहित है। जब हम अपनी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन में मीनिंग एंड पर्पस पा सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें अपने भीतर छुपी शक्ति और इनर फ्रीडम पहचानने का अवसर देती हैं।
पार्ट 3, द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। दुख के बावजूद आशावाद। 300 शब्द। इस फाइनल पार्ट में विक्टर फ्रैंकल हमें एक शक्तिशाली जीवन दर्शन से परिचित कराते हैं, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन में सफरिंग, गिल्ट और डेथ जैसी अनअवॉइडेबल ट्रेजेडीज आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम होपलेस हो जाएं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म यह सिखाता है कि इंसान कठिनाइयों और दुखों के बावजूद भी मीनिंग, पर्पस और होप खोज सकता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि दुख या सफरिंग जीवन को मीनिंगलेस बनाती है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप और अपने क्लिनिकल अनुभवों से उन्होंने देखा कि जो लोग ट्रेजेडीज को एक्सेप्टेंस और हायर पर्पस के साथ फेस करते हैं, वे मानसिक रूप से मजबूत और स्पिरिचुअली फुलफिल्ड रहते हैं। दुख और कठिनाइयां सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज हैं इनर ग्रोथ और मीनिंग खोजने की। फ्रैंकल कहते हैं कि ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म के लिए 3 प्रिंसिपल्स महत्वपूर्ण हैं। सफरिंग में मीनिंग देखना, अनअवॉइडेबल पेन को एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीनिंगफुल बनाना, गिल्ट का सामना करना, अपनी गलतियों और फेलियर्स से सीखना और उन्हें कॉरेटिव एक्शन में बदलना, डेथ को स्वीकारना, फाइनाइट लाइफ की अवेयरनेस हमें हर मोमेंट पर्पसफुल एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म एक एक्टिव चॉइस है। यह पैसिव होप नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस से मीनिंग निकालेंगे। फ्रैंकल लिखते हैं, एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड in the face of tragedy does not deny the reality of pain. It affirms our ability to find purpose in it. इस चैप्टर का कोर लेसन यही है कि जीवन में ट्रेजेडीज इनेविटेबल हैं, लेकिन उनका अर्थ हमारी दृष्टि और चॉइसेस में छिपा है। दुख, दोष और मृत्यु के बावजूद भी इंसान होप, पर्पस और मीनिंग पा सकता है। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म यह याद दिलाता है कि हमारे अंदर हमेशा एक शक्ति है जो कठिनाइयों को भी मीनिंगफुल बना सकती है। तो दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें यह लेसन देती है कि जीवन में सफरिंग, गिल्ट और डेथ जैसी ट्रेजेडीज अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन यही ट्रेजेडीज हमें अपनी इनर फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम अपने सर्कमस्टांसेस में मीनिंग खोजते हैं, तो हम मेंटली और इमोशनली अनब्रेकेबल बन जाते हैं। फ्रैंकल का यह कहना कि he who has a why to live can bear almost anyhow हमें याद दिलाता है कि जीवन का पर्पस ही हमारी अल्टीमेट शक्ति है। मीनिंग सिर्फ बड़े गोल्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स, रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी छिपा होता है। की टेकअवेज हैं। मीनिंग इज लाइफ्स प्राइमरी ड्राइव। जीवन का असली उद्देश्य मीनिंग खोजना है, न कि प्लेजर या पावर। एटीट्यूड ओवर सर्कमस्टांसेस। हम अपने एटीट्यूड से एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस का सामना कर सकते हैं। सफरिंग कैन बी मीनिंगफुल। दुख को एक्सेप्ट कर और पर्पस में बदलकर
मानसिक शक्ति पाई जा सकती है। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। असली स्वतंत्रता हमारे चॉइसेस और एटीट्यूड में निहित है। होप इज सर्वाइवल। भविष्य की आशा और छोटे गोल्स हमें मेंटली मजबूत बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप किस चैप्टर या कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे।